हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लर्निंग विद हैप्पीनेस में। अभी जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर में एडमिशन लेने की सोची तो मुझे थोड़ा ये था कि किस सब्जेक्ट में भी मास्टर करूँ। तो मैंने टीचर से पूछा अपने कि मैं कौन सा सब्जेक्ट से करूँ। तो टीचर्स बोलते हैं मतलब कौन सा सब्जेक्ट बेटर रहेगा। तो टीचर से मुझे ये जवाब दिया कि सब्जेक्ट सारे अच्छे होते हैं। बस मैंने इतनी बात की, बस और कुछ नहीं पूछा। तो मुझे खुद मैंने डिसाइड किया, मतलब अगर हमें पढ़ाने वाला उस सब्जेक्ट को टीचर अच्छा मिल जाए ना, तो मतलब वो सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग बन जाता है। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट सारे अच्छे होते हैं और सारे इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, हर टाइम मतलब कुछ भी काम आ सकता है हमारे लिए कभी भी। तो अभी मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने जो पिछले वाली 2-3 वीडियो बनाई है वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड है और अभी वाली जो है वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। आप सभी बोर नहीं होंगे। हाँ ये मेरी पक्की आपसे प्रॉमिस है कि मैं अपने चैनल का नाम लर्निंग विद हैप्पीनेस थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। मुझे ये लगता है कि अब हिस्ट्री का टॉपिक मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जितना मैं पढ़ती हूँ जो मुझे लगता है आपके साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जापान में सैनिकवाद के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हर देश के लिए, उसके संगठन के लिए, उसके विकास के लिए, उस देश की रक्षा के लिए सैनिकवाद मतलब सैनिकों की बहुत ज़रूरत होती है। जापान को भी इसकी ज़रूरत महसूस हुई, कैसे और कब ये हमें पढ़ना है, और इसके उदय के कारण क्या क्या थे जापान में। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस टाइम जापान में पूरी तरह से राजनीतिक अस्थिरता मतलब उथल पुथल मची हुई थी। कोई भी दल स्थायी रूप से टिक नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वहां पे सैनिकवाद को जन्म हुआ था कि कैसे कैसे हम आगे ये सब पढ़ेंगे। तो और वैसे भी जब 1894-95 में चीन जापान का युद्ध हुआ था, और उसके बाद 1905-6 में जब रूस और जापान का युद्ध था, तो जापान को मतलब विजय प्राप्त हुई थी। तो जापान को एहसास हो गया था कि हमारी जो विजय का कारण है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब हमारी सैनिक शक्ति ही है। तो मतलब इस तरह से मतलब वो सैनिकवाद की तरफ उनका झुकाव जो है वो बढ़ता जा रहा था। तो अभी इसके उदय के कारण क्या क्या हो सकते हैं, हम सबसे पहले पढ़ते हैं जापान की बढ़ती हुई जनसंख्या। जब मेजी काल के बाद जापान में आधुनिकीकरण हो गया था, तो आधुनिकीकरण के बाद जो मृत्यु दर थी वो कम हो रही थी, तो जनसंख्या बढ़ रही थी। अब बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए मतलब उनका जो भी सुविधाएं देनी पड़ती थी उनके उत्पादन के लिए जो भी था, तो मतलब सरकार ने जो जापान था, जापान ने मंचूरिया और मतलब कोरिया को तो अपने हिस्से में तो मतलब अपने अधिकार में तो ले लिया, लेकिन अब वो भी लेकिन अब वो सहायक नहीं हो पा रहे थे इतनी की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। तो इसके लिए उन्होंने अमेरिका में जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जापान के लोग अमेरिका में जाते रहे, तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ी, तो अमेरिका ने खतरा उत्पन्न हो गया। तो अमेरिका ने एक निर्णय लिया कि हम जो है मतलब उन्होंने जो वहाँ की संसद थी उसने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि जो भी जापान के लोग हैं वो यहाँ यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि जापान के लोगों ने अमेरिका की भूमि पर कारखानों पर अपना अधिकार कर लिया था। जापान ने अमेरिका ने 1924 में ना केवल मतलब जापान पर बल्कि जो कोरियन और अन्य लोग जो आते थे चीन के लोग, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और इस तरह से जो जापान के लोग थे वो सैनिकवाद की तरफ उनका जो झुकाव है वो सैनिकवाद को उन्होंने जन्म दिया। उसके बाद है बेरोजगारी की समस्या, हम कह सकते हैं। अब जापान में जो आधुनिकीकरण हो गया था तो पश्चिम देशों के संपर्क में है, शिक्षित लोग बढ़ रहे थे। अब जब शिक्षित लोग इतने बढ़ गए थे तो मतलब इतनी नौकरियां नहीं थी। अब जब नौकरियां नहीं थी, एक तो ऊपर से शिक्षित लोग, फिर बेरोजगारी, तो फिर अशांति का होना स्वाभाविक था। और जो जापान के लोग थे, इस अशांति का जो कारण थे वो जापान की सरकार को मानते थे। उनका जापान की सरकार में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था कि वो हमारी हितों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है। तो मतलब वो भी राजनीति दल इसका मतलब जो बेरोजगारी था, एक कारण ये भी हम कह सकते हैं क्योंकि कृषि जो वैज्ञानिक ढंग से होनी शुरू हो गई थी, तो अब जो लोग काम कर रहे थे उनको भी काम से निकाल दिया गया था, तो वो भी बेरोजगार हो गए थे। इस टाइप से मतलब उनका झुकाव जो सैनिकवाद की तरफ बढ़ रहा था। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ग्रामीण उनकी प्रशंसा, जो ग्रामीण लोग थे वो जापान के ज्यादा लोग ग्रामीण के वो कृषि पर निर्भर रहते थे। लेकिन जब कृषि वैज्ञानिक ढंग से होनी शुरू होगी तो फिर मतलब लोग बेघर हो गए थे वहां से, मतलब उन्होंने बेघर तो नहीं लेकिन मतलब काम से हटा दिया गया था, तो उनके काम नहीं था तो वो शहरों की ओर आने लगे। जब वो शहरों की ओर आए तो शहरों में नौकरी नहीं थी, मतलब ना वो गाँव के ना वो शहरों के, दोनों तरफ से ये हो गए। तो फिर लेकिन हाँ, जब वो शहरों में गए तो गाँव के लोगों ने उनके मतलब अपने वहाँ की प्रशंसा करनी शुरू कर दी जापान लोगों के सामने। तो जब क्योंकि जो गाँव के लोग थे वो सेना में ज्यादा लोग गाँव से ही संबंध रखते थे, इस टाइप मतलब उनके अंदर वो सेना सेना की प्रवृत्ति जो है वो जागृत हुई, और वो सैनिकवाद की तरफ उनका झुकाव जो है वो बढ़ता चला गया। उसके बाद
जो है एक 1923 में का भूकंप जो था, 1923 का भूकंप। जो भूकंप होता है ना, वो मतलब एक प्राकृतिक आपदा होती है अचानक से। जैसे उसको मतलब एकदम से आ गई तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ होते हैं हमारे कारण से। जैसे हम पेड़ काट देते हैं, मैदान में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं प्लेन बना के, तो मतलब भूकंप वगैरह ये सब चीजें मतलब हमारी गतिविधियों के कारण ही हो रहा है। लेकिन हाँ, सरकार इसको रोक पाने में समर्थ तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ जो लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जिनको मतलब इसके कारण नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई जरूर कर सकती है, उनका साथ जरूर दे, उनकी सहायता जरूर कर सकती है। लेकिन सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो लोगों को सैनिकवाद की ओर तरफ झुकाना मतलब स्वाभाविक ही था। उसके बाद हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी प्रभाव पड़ा। बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। जो इंग्लैंड और मतलब इंग्लैंड और अमेरिका जैसे वो क्या कर रहे थे, मतलब जापान के साथ दोहरी नीति अपना रहे थे। जापान को एक तरफ तो कह रहे थे कि कोरिया वगैरह से युद्ध कर लो, मतलब उनसे उत्साहित कर रहे थे, और साथ में उन्हें डर था कि कहीं जापान अगर कोरिया के युद्ध से जीत गया तो मतलब हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, कई सम्मेलनों में बुलाया और फिर उनसे मतलब प्रतिबंध लगाने पर शुरू कर दिए, उनके जो भी गतिविधियां कर रहे थे। तो इस टाइप से जो जापान के लोग थे वो इस प्रकार से उनकी गतिविधि से घृणा करने लग गए थे। और जो जापान के लोग थे, उनकी जो कठोर जंजीरों में उन्हें जकड़ने की कोशिश जो कर रहे थे, उनसे निकलकर एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आओ, और उन्होंने इसके लिए सैनिकवाद का सहारा लिया। उसके बाद हम कह सकते हैं राजनीतिक कारण क्या क्या थे। जो इससे पहले थे वो हम सामाजिक समस्या और आर्थिक कारण को बोल सकते हैं। उसके बाद जो राजनीतिक कारण क्या क्या थे, सबसे पहले हम क्या कहें, राजनीति दल भ्रष्टाचार से भरपूर था, मतलब धन। क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए धन की आवश्यकता होती थी, और धन के लिए जो उद्योगपति या पूंजीपति थे, तो जो भी दल सरकार जो भी चुनाव लड़ती थी, वो उनसे मतलब उनसे पैसा लेती थी, और बदले में अब क्या, जब सरकार मतलब किसी भी जो सत्ता में आ जाती थी, तो उनको उद्योगपति की सहायता करनी पड़ती थी। मतलब जनता के हितों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता था, सबको बस उद्योगपति उन्हीं के हितों की तरफ वो ध्यान था उनका। इस तरह से जो लोग थे वो सैनिकवाद की तरफ उनका झुकाव जो है वो बढ़ता चला गया। उसके बाद जो दल सरकार की अस्थिरता या असफलता के कारण बोल सकते हैं, मतलब जापान में राजनीतिक दल में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं। सबसे जो मेन कारण था जापान में सैनिकवाद का, वो यही था कि जापान में राजनीतिक दलों में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं थी। वहां पर अब सबसे पहले जो कातो की सरकार बनी, वो 1929 में उसकी मृत्यु होगी। तो मृत्यु के बाद फिर मतलब अच्छा शासन चल रहा था, लेकिन वागा तो उसकी जो वो बना, उसके बाद उसने कातो की नीतियों को तो अपनाया था, लेकिन हाँ बैंकों की कुछ गड़बड़ की वजह से उसको वहां से पद से उसको हटा दिया गया था। अब जो बैरन बैरन तनाका जो था, इसके बाद वो पद पर आया। हाँ, बैरन तनाका वो खुद एक सैनिक अफसर था, लेकिन फिर वो भी नहीं सफल पाया। लेकिन हाँ, उसने जो चीन के प्रति प्रतिक्रियावादी जो नीति उसने अपनाई थी, उसकी वजह से थोड़ी जापान के पड़ोसी थे उनको डर पैदा हो गया, जिसको 1929 तक वो मतलब शासन में रहा। उसके बाद होमोगोत्सु बना, फिर होमोगोजी के बाद एक और शासक वहां पर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहां पर कोई भी दल स्थायी रूप से नहीं टिक पाया, और जनता इससे संतुष्ट नहीं थी। इस टाइप से वहां पे जो है मतलब सैनिकवाद की तरफ जो लोग हैं वो झुकते चले गए। ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो सैनिक कारण क्या क्या थे इसके। ठीक है, तो वहाँ पे काफी सैनिकवाद की विचारधारा बोल सकते हैं, या फिर सैनिक के कुछ आदर्श थे। सैनिकों के कुछ आदर्श थे। क्या आदर्श है सैनिकों के, सैनिक जो ये कहते थे कि जो सैनिकों की विचारधारा थी, वो मतलब एक खुद अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए अपने एक संगठन बनाना चाहते थे, और इन संगठनों ने एक आतंकवादी संगठन का रूप उन्होंने ले लिया था। मतलब वो अपना मनमानी करते थे, जो उनका मन करता था वो करते थे। कई बार तो जो एक माचेवाल एक नाम उनका याद नहीं आ रहा मुझे, वो रक्षा मंत्री बन चुके थे। मतलब वो भी उनकी सेना से डर ले, क्योंकि जो सेना थी वो अपनी मनमानी करना शुरू कर दी थी उन्होंने, और मतलब वो गोली की बात सिर्फ समझते थे। इस टाइप से जो लोग थे, लोगों को पता था, क्योंकि उनका लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं रह चुका था, वो भी सैनिकवाद की तरफ उनका झुकाव जो है वो बढ़ता चला गया। उसके बाद थे सैनिक कबीले। सैनिक कबीलों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, क्योंकि दो कबीले वहाँ पे थे। दो कबीले थे, एक कोसिन और दूसरा सत्सुमा वहाँ पे था। सत्सुमा जो था वो उनके पास सेना का उत्तरदायित्व था पूरा, और जो कोसिन था वो जल सेना। मतलब इन दोनों ने भी बहुत ज्यादा सैनिकवाद में अपना महत्वपूर्ण रोल उन्होंने वहाँ पे निभाया है। उसके बाद है जापान की जो विस्तारवादी नीति है। अब जापान विस्तार करने के लिए, मतलब किसी भी देश का विस्तार करने के लिए हमें भूमि वगैरह की इसी की जरूरत पड़ती थी, और इसके लिए मतलब युद्ध की जरूरत, और युद्ध के लिए सेना की जरूरत थी। तो मतलब अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध
सेना दोनों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। तो जापान की साम्राज्यवादी विस्तार की जो नीति थी उसके लिए सैनिक बहुत ज़रूरी थी। जैसे जापान के लोग जो है वो सैनिकवाद की तरफ उनका झुकाव बढ़ता चला गया। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक जागृति वहाँ पे उत्पन्न होगी, जागृति उत्पन्न होने के कई कारण हम से कह सकते हैं। जैसे उद्योगों का विकास हो रहा था, शहरों का विकास हो रहा था, जो लोगों के आर्थिक जो असमानता थी उसके विरुद्ध उन्होंने मतलब जैसे अमीर और अमीर होते जा रहे थे और गरीब और गरीब, मतलब इस प्रकार की जो आर्थिक असमानता थी उसको दूर करने के प्रति लोगों में जागृति उत्पन्न होगी, क्योंकि पश्चिमी देशों के संपर्क में आने की वजह से भी लोगों में जागृति उत्पन्न जो है वो हुई थी। उसके बाद हम कह सकते हैं योग्य नेता का अभाव, मतलब वहाँ पे जापान में 1918 से लेकर 1932 तक इतने शासक बने लेकिन कोई भी शासक ऐसा नहीं साबित हो सका, मतलब जैसे लेनिन, मतलब कह सकते हैं हम एग्जाम्पल के लिए जो रूस में जैसे लेनिन जो रोल निभाया उस तरह का वहाँ पे कोई भी शासक नहीं था जो मतलब लोगों को संतुष्ट कर सके, उनकी उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते। तो लोग उनके प्रति वैसे भी विश्वास उनका पहले से ही उठ चुका था। तो मतलब इस प्रकार की जो भावना थी लोगों के अंदर, तो राजनीतिक दल में बिल्कुल भी नहीं थी। तो लोग सैनिकवाद की तरफ जो उनका झुकाव था वो बढ़ता चला गया था। उसके बाद एक लास्ट में एक शाखा यामागाटा, और मतलब यामागाटा जो था वो ही एक ऐसा व्यक्ति था जो राजनीतिक दल की जो मतलब आलोचना करता था, और उसने सैनिकवाद को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल उसमें मतलब उसको उसकी तरफ उसका वो भी सैनिकवाद को मानता था कि हाँ सैनिकवाद अच्छे, और राजनीतिक दल को वो बिल्कुल विरोध करता था। ठीक है, तो ये था हमारा सैनिकवाद के उदय के क्या क्या कारण थे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इतने कारण थे, आगे हम जो इसके बचे हुए हैं इसके सैनिकवाद उदय होने के क्या क्या कारण थे ये हमने पढ़ लिए हैं, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और हम एक बार कह सकते हैं कि जो भी सबसे ज़्यादा इसका जो मेन कारण था वो ये कह सकते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता, सैनिकवाद जापान में सैनिकवाद का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब जो कारण था वो यही माना जाता है। ठीक है, आई थिंक यू लाइक माई टॉपिक दिस नाउ ओवर। ठीक है, बाय, टेक केयर।